गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 83 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। तो इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 83 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। यूपीएससी सिविल सेवा वाले जिनको भी अप्लाई करना है 2022 में फॉर्म भर सकते हैं। 22 फरवरी उसका लास्ट डेट है। तो पहला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी के सामने लिखा है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो अनुशीलन समिति का मिलान किससे होना चाहिए, बताइए। अनुशीलन समिति प्रमोद मित्तर ने 1902 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें तो 1905 में लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में प्रमोद मित्तर ने की थी। नंबर 2 पर आ जाइए। मार्ले मिंटो अधिनियम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1909 भी बोलते हैं इसको। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई इसमें, और भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद और प्रांतीय कार्यकारी परिषद के लिए नियुक्त किया गया था। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? मार्ले मिंटो बोलते हैं इसको, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड तो 1919 है, ये मार्ले मिंटो ही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, सही है। और भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद और प्रांतीय कार्यकारी परिषद के लिए नियुक्त किया गया। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। नंबर 3 पर आ जाइए। 29 अक्टूबर 1919 को विधान परिषद ने पंजाब में हिंसा, विशेष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक जांच समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अगुवाई में गठित की, जिसे डैश कमेटी के रूप में जाना जाता है। बटलर कमेटी, हंटर कमेटी, ब्रिटिश कमेटी, एम्पायर कमेटी। देखिए इसके प्रश्न में इसका उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में अगुवाई में यह है हंटर कमेटी या हंटर समिति। तो 29 अक्टूबर 1919 को विधान परिषद में पंजाब में हिंसा, विशेष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई थी लॉर्ड विलियम हंटर की अगुवाई में, जिसे हंटर कमेटी के रूप में जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस नरसंहार की जांच के लिए, किस नरसंहार, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक पंजाब उप समिति नियुक्त की थी, और यह पंजाब उप समिति हंटर समिति की निगरानी के लिए भी थी। नंबर 4 पर आ जाइए। गांधी जी ने अपनी पहली पुस्तक इंडियन होम रूल लीग और हिंद स्वराज प्रकाशित की। तो क्रमशः बताना है, इंडियन होम रूल लीग किस भाषा में, हिंद स्वराज किस भाषा में। हिंद स्वराज तो थी गुजराती में, और गुजराती यहाँ पर भी है। ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। और होम रूल लीग थी किसमें, अंग्रेजी में थी ये। तो ए वाला सही हो जाएगा। तो फिनिक्स में गांधी जी ने अपनी पहली पुस्तक इंडियन होम रूल लीग अंग्रेजी में और हिंद स्वराज गुजराती में प्रकाशित की। नंबर 5 पर आ जाइए। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए कौन सी पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी? ये थी अमृत बाजार पत्रिका। तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण जो है देसी समाचार पत्र पर बेहतर नियंत्रण और राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने के लिए किया गया था। और इसमें मजिस्ट्रेट का निर्णय जो है वो अंतिम होता था और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं थी। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी। देखिए, कड़ा विरोध हुआ इस अधिनियम का, और अंततः हुआ कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया? प्रश्न वही है, आसान सा। ठीक है, बस पूछने का तरीका चेंज है। तो हर प्रश्न को पढ़ना है, भले वो 3 लाइनों का हो, 6 लाइनों का हो। और इसका उत्तर भी दादा भाई नौरोजी है।
तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्डमेंट ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा जो स्पर्श करती है वो करती है 5 राज्यों को। ठीक है, मध्य प्रदेश को ऊपर से जो है उत्तर प्रदेश घेरे हुए है, इतना घेरे हुए है कि बिहार को लगने नहीं देता, तो बिहार तो होगा नहीं। छत्तीसगढ़ नीचे से कवर कर रहा है कि झारखंड को लगने नहीं देता, तो झारखंड नहीं होगा। इधर से राजस्थान है, गुजरात है, और नीचे से पूरा कवर किए हुए है महाराष्ट्र। तो 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर उत्तर प्रदेश पूछता तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश अकेला दिल्ली, यानी कुल मिलाकर 9 है, को स्पर्श करती है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं उत्तर प्रदेश के 11 जिले, फिर राजस्थान के 10 जिले, फिर महाराष्ट्र के 8 जिले, छत्तीसगढ़ के 7 जिले और गुजरात के 2 जिले। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से तो लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है, सिक्किम से नहीं लगती क्योंकि सिक्किम नॉर्थ की तरफ है, और नीचे से उसको ऊपर जाकर पश्चिम बंगाल कवर कर किए हुए है, इसलिए बिहार नहीं लग पाता। तो बिहार राज्य की सीमा से 3 राज्यों, ठीक है, पश्चिम बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, झारखंड दक्षिण में इस सीमा बनाते हैं। इसके अलावा राज्य की सीमा से जो है नेपाल भी लगता है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, अभी तक भारत में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो था वो नवी मुंबई में है, लेकिन उसके बाद यही सबसे बड़ा हो गया भारत का ईवी चार्जिंग स्टेशन, और यह है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो 28 जनवरी 2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन में 100 चार्जिंग पॉइंट हैं। इससे पहले देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था, और अब क्या है, हरियाणा के गुरुग्राम में। कब मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस? देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, और 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में सामने आया। नंबर 11 पर आ जाइए। मास्क ही है जिंदगी किस राज्य सरकार का अभियान है ये? उत्तराखंड का नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, बिहार का नहीं है, यह है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना से बचाव और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए मास्क ही है जिंदगी अभियान शुरू किया गया। MPPCS में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नंबर 12 पर आ जाइए। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है, 6। तो देखिए, जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति भी है, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों में, कितने? 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उत्तर प्रदेश है वो, बिहार है वो, आंध्र प्रदेश है वो, तेलंगाना है वो, महाराष्ट्र है वो, कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट है, इन सबके नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, वर्ष 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? क्या किया गया था? गार्ड नहीं किया गया था, विश्व व्यापार संगठन नहीं किया गया था, विश्व सीमा शुल्क संगठन किया गया था। तो वर्ष 1994 में सीमा शुल्क परिषद का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया, और यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, और वर्तमान में इसमें
कुल 183 सदस्य देश हैं। तो बी सही है ना, ए कहाँ से हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का प्राथमिक काम क्या होगा? वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग का नेतृत्व करना। नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में यूनेस्को ने नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स को अपनी विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। आपको बताना है कि ये जो नावें होती है वो निम्नलिखित में से किस धातु की बनी होती हैं? एल्युमिनियम की, लकड़ी की, लोहे की, पत्थर की? क्लिंकर बोट्स लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में यूनेस्को ने नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स को अपनी विरासत की सूची में शामिल कर लिया है और हजारों वर्षों तक लकड़ी की इन नावों ने उत्तरी यूरोप के लोगों को अपना व्यापार बढ़ाने में और कभी कभी समुद्र और महाद्वीपों में युद्ध करने में बड़ी मदद की। इतिहासकारों द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के मुताबिक क्लिंकर तकनीक का विकास तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व कांस्य युग के दौरान हुआ था। तो अगला प्रश्न यूनेस्को से रिलेटेड है। यूनेस्को के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और विश्व के इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसके 193 सदस्य देश एवं 11 संबद्ध सदस्य हैं अप्रैल 2020 तक। पेरिस के फ्रांस में यूनेस्को सही है। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बिल्कुल, और इसके 193 सदस्य देश और 11 संबद्ध सदस्य हैं, बिल्कुल। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी। नंबर 7 पर आ जाइए। एक एप्लीकेशन बनाई गई है, डिजिटल संसद एप्लीकेशन, किसने लॉन्च किया है इसको? डिजिटल संसद एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है, राज्यसभा सचिवालय ने नहीं किया है, किसने किया है? लोकसभा सचिवालय ने। तो संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए भी सुलभ बनाने के उद्देश्य से हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च की गई। नंबर 18 पर आ जाइए। यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, आपको बताना है। यह है मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कांजीरंगा असम में है, राजाजी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? करलापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, रायमोना नेशनल पार्क उत्तराखंड, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में सही है और करलापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा भी सही है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जहाँ पर है ना, वहाँ पर यह रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, तो गलत है यहाँ पर, बी वाला स्टेटमेंट उत्तराखंड में नहीं है। और क्यों पूछा गया ये प्रश्न? क्योंकि रायमोना नेशनल पार्क न्यूज़ में है, क्योंकि ये असम का छठा नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसको हाल ही में बनाया गया है। तो रायमोना नेशनल पार्क ये असम का छठा नेशनल पार्क बनने के कारण चर्चा में रहा। रायमोना उत्तराखंड में नहीं है, असम में है। 20वां प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रही? विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन नहीं, आर्द्रभूमि और जल भी नहीं, आर्द्रभूमि और हमारी पृथ्वी भी नहीं। इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ऑप्शन नंबर डी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपको पता हो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी हाल ही में 2 फरवरी 2022 को मनाया गया। यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है और यह दिवस पहली बार वर्ष 1997 में मनाया गया था। और वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
यानी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। ठीक है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।